लगेगा। रीजन इज क्योंकि अगर स्ट्रीम इस तरफ बह रही हुई तो जाते हुए डाउनस्ट्रीम, वापस आते हुए अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम बराबर बराबर डिस्टेंस पे, स्पीड अलग अलग होगी तो टाइम अलग अलग लगेगा, सिंपल सी बात है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बराबर टाइम लगेगा। तो चलो जी, कोई नहीं। उसके बाद कहते हैं ए से सी जाने में 18 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अच्छा, ए से सी जाने में 18 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अब यहां पे ये चीज है कि अगर स्ट्रीम इस तरफ बह रही हुई, स्ट्रीम अगर इस तरफ बह रही हुई, स्ट्रीम इस डायरेक्शन में अगर बह रही हुई तो पूरे के पूरे ए से सी तक उसी डायरेक्शन में बहेगी। अगर स्ट्रीम इस तरफ बह रही हुई तो पूरे के पूरे ए से सी इसी तरफ बह रही होगी। मतलब कहने की बात यह है कि ए से सी या तो पूरा का पूरा डाउनस्ट्रीम होगा या पूरा का पूरा अपस्ट्रीम होगा। या फिर मैं कह सकता हूं कि ए से सी सारे रास्ते स्पीड सेम रहेगी, चाहे वो अपस्ट्रीम की हो चाहे डाउनस्ट्रीम की हो। अगर पूरे रास्ते स्पीड सेम है, स्पीड सेम है मतलब जो स्पीड ए बी में होगी वही स्पीड बी सी में होगी, जो स्पीड ए बी में होगी वही स्पीड बी सी में होगी, जो डिस्टेंस ए बी का है वही डिस्टेंस बी सी का है, तो जो टाइम ए बी में लगेगा वही टाइम बी सी में लगेगा। दोबारा सुनो, जो स्पीड ए बी में होगी वही स्पीड बी सी में होगी क्योंकि डायरेक्शन सेम है। जो डिस्टेंस ए बी का है वही बी सी का हो गया क्योंकि मिड पॉइंट है। तो अगर दो चीजें सेम है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, तो टाइम भी सेम होगा। जो टाइम ए बी में लगेगा वही टाइम बी सी में लगेगा। अगर पूरा का पूरा टाइम लगा है 18 घंटे 30 मिनटों में, अगर पूरा का पूरा टाइम लगा है 18 घंटे 30 मिनट, तो इतना जाने में लगेगा 9 घंटे 15 मिनट और बाकी इतना जाने में भी लगेगा 9 घंटे 15 मिनट। आधा आधा कर दिया मैंने। बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे एक चीज का पता है कि ए से बी जाके बी से ए आने में, ए से बी जाके बी से ए आने में, ए से बी जाके बी से ए आने में 15 घंटे लगते हैं, जिसमें से ए से बी जाने में 9 घंटे 15 मिनट लगते हैं। तो अगर मैं 15 घंटों में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 9 घंटे 15 मिनट, तो क्या बच गया? 15 घंटों में से 9 घंटे गए, बच गए 6 घंटे। और उन 6 घंटों से में से भी 15 मिनट घटा दूं तो क्या बच गए? 5 घंटे 45 मिनट। 5 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो ये आपके सामने 5 घंटे 45 मिनट इधर लगेंगे। तो अगर 5 घंटे 45 मिनट इधर लग रहे हैं तो 5 घंटे 45 मिनट इधर लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वही ऊपर वाला हिसाब ही है। स्पीड डायरेक्शन सेम तो स्पीड सेम, डिस्टेंस सेम भी है यहाँ पे क्योंकि मिड पॉइंट है। तो डिस्टेंस भी सेम है, स्पीड भी सेम है, तो टाइम भी सेम लगेगा। ठीक है, 5 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट। तो सी से ए तक आना टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 5 + 5 10 घंटे, 45 + 45 मिनट कितना लग जाएगा? 1.5 घंटा। तो 10 घंटे और 1.5 घंटा 11 घंटे 30 मिनट, क्योंकि 5 5 10 घंटे हो गए, 45 45 मिनट हो गए, 1 घंटा 30 मिनट, तो 11 घंटे 30 मिनट आ गई वैल्यू। बताओ जी क्या कहते हो? साढ़े सात का क्या हुआ? वो तो मैं बता रहा था कि वो नहीं होगा, बराबर बराबर नहीं होंगे, मैं ये कह रहा था। नालायकों, क्या बच्चे कह रहे सर अभी भी तो 15 ही लग रहे हैं। तो ए से बी जाके बी से ए आने में 15 ही लगेंगे। बट मैं कह रहा था कि बराबर ऐसा नहीं होगा कि ए से बी जाने में 7.5 घंटे और बी से ए जाने में 7.5 घंटे लगेंगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं सोचो कि ऐसा होगा कि ए से बी जाने में 7.5, बी से ए जाने में 7.5, ऐसा नहीं होगा। अनइक्वल टाइम लगेगा, वो निकालना पड़ेगा कितना लगेगा।
सर ये थोड़ा डिफिकल्ट था, कोई बात नहीं, दोबारा कराऊंगा फिर मैं। तुम घबराते क्यों, निश्चिंत हो जाओ, सॉल्व करो, समझाए बिना भेजूंगा नहीं मैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये ए है, ये बी है, ये सी है। बी जो है पॉइंट, ये ए और सी का मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ देखो। जो ए बी का डिस्टेंस है वही बी सी का डिस्टेंस है। हिंदी में ये वाली लाइन इनकम्प्लीट है तो हिंदी वाली छोड़ दो, सिर्फ इंग्लिश वाली पढ़ लो। वो कहता है ए से बी जाने में और फिर वापस आने में, ए से बी जाने में और फिर वापस आने में, मतलब वो कह रहा है ए से बी जाके फिर वापस आने में लगते हैं कितने, 15 घंटे। ए से बी जाके वापस आने में लगते हैं 15 घंटे। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ए से बी जाके वापस आने में 15 घंटे लगते हैं। उस समय ये कह रहा था मैं आपको, ए से बी जाके वापस आने में, मतलब ए से बी जाना और फिर बी से ए वापस आना 15 घंटे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ए से बी जाके और ए से बी जाने में भी 7.5 लगेंगे, बी से ए जाने में भी 7.5 लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्पीड इक्वल नहीं होगी। अगर जाते हुए डाउन स्ट्रीम होगी तो वापस आते हुए अपस्ट्रीम होगी, जाते हुए अपस्ट्रीम होगी तो वापस आते हुए डाउन स्ट्रीम होगी, ये बात है। उसके बाद हम आगे बढ़े, ए से सी जाने का क्या हिसाब है। ए से सी जाने में 18 घंटे 30 मिनट लगते हैं। अब जो डायरेक्शन ए से बी की होगी वही डायरेक्शन बी से सी की भी होगी, तो ए से बी की डायरेक्शन वही, बी से सी की डायरेक्शन भी वही, सेम डायरेक्शन है। तो अपस्ट्रीम ए से बी होगा तो बी से सी भी अपस्ट्रीम होगा, अगर ए से बी डाउनस्ट्रीम होगा तो बी से सी भी डाउनस्ट्रीम होगा। मतलब एक बात तो पक्की है जी जनाब, एक बात तो पक्की है कि ए से बी और बी से सी की स्पीड सेम होगी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। स्पीड सेम है ए से बी और बी से सी की, डिस्टेंस सेम है ए से बी और बी से सी का, तो टाइम भी सेम होगा ए से बी और बी से सी का। टोटल लग रहे हैं 18 घंटे 30 मिनट, तो आधा लगेगा यहाँ पे 9 घंटे 15 मिनट, आधा लगेगा यहाँ पे 9 घंटे 15 मिनट। अब वापस आ जाओ पहली लाइन पे, कहता है ए से बी जाके बी से ए वापस जाने में 15 घंटे लगते हैं। तो ए से बी गया है तो 9 घंटे 15 मिनट लगे हैं, तो बाकी टाइम लगेगा बी से ए आने में। ठीक है, ये बात क्लियर है। 15 घंटों में से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो 9 घंटे 15 मिनट, तो 15 घंटों में से 9 घंटे गए, 6 घंटे बच गए, उसमें से 15 मिनट और घटा दो, तो 6 घंटों में से 15 मिनट घटाओगे तो 5 घंटे 45 मिनट बचेगा। तो मतलब यहाँ पे 5 घंटे 45 मिनट लग रहे हैं। तो अगर बी से ए आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं, तो सी से बी आने में भी 5 घंटे 45 मिनट लगेंगे। अगर बी से ए आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं, तो सी से बी आने में भी 5 घंटे 45 मिनट लगेंगे। वही ऊपर वाला रीजन कि डायरेक्शन सेम है तो स्पीड सेम, स्पीड सेम भी है, डिस्टेंस भी सेम है, तो भैया 5 घंटे 45 मिनट, सीधी सी बात। तो सी से ए आने में टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 घंटे 45 मिनट प्लस 5 घंटे 45 मिनट, टोटल हो गया 10 घंटे प्लस ये वाले 90 मिनट्स, 90 मिनट्स मतलब 1 आवर 30 मिनट्स, तो 10 प्लस 1 11, 11 आवर्स 30 मिनट्स, डी ऑप्शन। इसी एनर्जी के साथ अगला सवाल, ये अभी नहीं करेंगे, ये कल करेंगे, अभी नहीं, ये वाला टाइप कल कराऊंगा, ये करके दिखाऊंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही कराया ये वाला, मिलता जुलता सवाल है।
देखो, स्पीड ऑफ शिप इन स्टिल वाटर इज दिस, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज दिस। पता है क्या है, आप चाहो तो ऐड करके सॉल्व कर लो, चाहे डायरेक्ट कर लो, कैसे मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है। देखो v की वैल्यू क्या है, s की वैल्यू क्या है, तो v प्लस s की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस s की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। ये आपके सामने है, v प्लस एस वी माइनस एस। तो एक शिप को टोटल 7 1/2 आवर्स लगते हैं, यानी कि 15/2 घंटे लगते हैं एक जगह पे जाके वापस आने में। तो एक पॉइंट पे जाना है, वहां जाके वापस आना है, और आने जाने में जो समय लगता है, आने जाने में जो समय लगता है वो कुल मिला के 15/2 आवर्स है। अब एक पॉइंट पे गए, फिर वहीं से वापस आ गए इनिशियल पॉइंट पे, डिस्टेंस कांस्टेंट। क्या हम ये बात बोल सकते हैं कि भैया डिस्टेंस कांस्टेंट है? डिस्टेंस इज सेम। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड की रेशियो, उससे उलट टाइम की रेशियो। स्पीड की रेशियो क्या आएगी, 34:17। स्पीड की रेशियो क्या आ गई, 2:1। टाइम की रेशियो क्या आ गई, 1:2। मतलब एक तरफ जाते हुए 1 यूनिट का टाइम लग रहा है, वापस आते हुए 2 यूनिट का, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 यूनिट का। पर असल में टोटल टाइम कितना लगा, 15/2 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 5/2 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 5/2 घंटे। 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 × 5/2, यानी कि 10/2 घंटे, यानी कि 5 घंटे। ठीक है, ये इंडिविजुअली हमने देख लिया। कह रहे फाइंड द टाइम टेकन बाय द शिप टू कवर द लेंथ ऑफ द रिवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में ध्यान से समझते जाओ, बहुत ध्यान से। अब डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, चाहे 34 की स्पीड से 5/2 आवर्स तक कितना गए, या 17 की स्पीड से 5 घंटों तक कितना गए, दोनों चीजें आप निकाल सकते हैं। 85 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। देखो 34 को मल्टीप्लाई करोगे 5/2 से तब भी 85 आएगा, 17 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से तब भी 85 आएगा। मतलब टोटल रिवर का जो डिस्टेंस है वो 85 किलोमीटर का है। ठीक है, कहते हैं इसी 85 किलोमीटर को अब आपने स्टिल वाटर की स्पीड से कवर करना है। जैसे बोट शिप चल रही है स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर में जब बोट चलती है तो 25.5 की स्पीड से चलती है। जी बिल्कुल चलती है। तो 25.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करोगे टाइम आ जाएगा। आपने 8.5 से कट कर दिया, 8.5 का 10 टाइम्स, 8.5 का 3 टाइम्स, तो 10/3 आवर्स लग जाएंगे इनको ये डिस्टेंस कवर करने में। बताओ जी क्या हाल है। सर हिंदी में अलग है, अब क्या हिंदी में अलग है, जो 7 1/2 आवर्स ही तो है। 71/2 समझ गए बच्चों। एक ग्लिम्स देख लिया करो ऊपर भी एक बार। ठीक है, ये शायद उन्होंने ना किसी नए पर्सन से ट्रांसलेशन कराई है। मैं एक बार मेरे पर्सन से पूछता हूँ जो काम कर रहा है ये। ठीक है, तो एक बार ना दो ऊपर नीचे ग्लिम्स देख लो। पहली बार ये दिक्कत आ रही है, आज काफी दिन बाद आई है ये दिक्कत। मैं बोल देता हूँ टीम को, एक बार ध्यान देंगे इस चीज के ऊपर। ठीक है, अब एक बार क्विक रिपीट कर दूं फटाफट से। v की वैल्यू 25.5, जी बिल्कुल है। s की वैल्यू 8.5, जी बिल्कुल है। v प्लस s क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम 34। v माइनस s क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 70। तो v प्लस s की वैल्यू, v माइनस s की वैल्यू, रेशियो क्या आ गई, 2:1। बच्चों एक पॉइंट पे जाके उसी पॉइंट से वापस आ रहे हैं इनिशियल पॉइंट पे, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, आने का जाने का समय बराबर है, सॉरी डिस्टेंस बराबर है। डिस्टेंस बराबर है तो जो स्पीड की रेशियो 2:1, उससे उलट टाइम की रेशियो 1:2। हमने 15/2 घंटों को 1:2 में ब्रेक करा,
5/2 आवर और 5 आवर आ गया वैल्यू। मतलब जाते हुए 5/2 घंटे लगे हैं, वापस आते हुए 5 घंटे लगे हैं। 34 की स्पीड से 5/2 घंटे 85 किलोमीटर। 17 की स्पीड से 5 घंटे 85 किलोमीटर। तो डिस्टेंस तो 85 किलोमीटर का है। यही 85 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर करना है स्टिल वाटर के अंदर, मतलब जब सिर्फ बोट चल रही होगी, मतलब 25.5 की स्पीड से। तो 85 किलोमीटर 25.5 की स्पीड से 10/3 आवर्स आंसर आ गया। समझ गए? अगले पे चलते हैं, सफिशिएंट है उसके लिए ये टाइम देना। ये भी मिलता जुलता सवाल है, थोड़ा बेसिक आज उठाया जा रहा है टॉपिक का, कल हाई लेवल करेंगे, आज ये करके दिखाओ अभी। देखिए 20 किलोमीटर आधे घंटे में, आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स, मतलब 1/2 आवर। अगर आप 20 किलोमीटर जा रहे हो और उसके लिए आपको हाफ आवर लग रहा है, 20 किलोमीटर जाने में हाफ आवर लग रहा है, तो स्पीड क्या हो गई? 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। दूसरी तरफ 24 किलोमीटर जा रहे हो, उसके लिए 0.8 आवर्स लग रहे हैं। 0.8 आवर्स देखते ही मन में आ जाना चाहिए 4/5 आवर। नहीं आया मन में तो इसको लिख दो 8/10, 4/5। चाहे 8/10 भी लिख दोगे इसमें तब भी हो जाएगा। तो 24 किलोमीटर गए 8/10 आवर्स में। तो ये कितना आ गया? 30 किलोमीटर पर आवर। ये भी बढ़िया।
शुरू में लिखा हुआ अलोंग द स्ट्रीम, मतलब स्ट्रीम के साथ, अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है बढ़िया। तो स्ट्रीम के साथ, अलोंग द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम। दूसरा लिखा हुआ है स्ट्रीम के अगेंस्ट, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अप स्ट्रीम, उसकी वैल्यू कितनी है 30। हमसे पूछ रहे स्टिल वाटर में इसने जाना है तो कैसे जाएगा, मतलब v की वैल्यू निकालनी है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, v की वैल्यू 35 आ गई। इधर है 52.5 किलोमीटर जाना है, यानी कि 525/10 किलोमीटर जाना है, और किस स्पीड से जाना है 35 की स्पीड से जाना है। बस बढ़िया है, फिर सवाल यही समाप्त हो गया, बड़ा ही सीधा सा सरल सा। तो इधर 1 टाइम्स कटेगा, फिर 175, 5 टाइम्स कटेगा, 15/10 आ जाएगा, 1.5 आवर्स। क्लास के काफी सारे बच्चों ने कर लिया था, सवाल सीधा सा था। आगे मूव करते हुए अगेन बिल्कुल सेम कॉन्टेक्स्ट पे सवाल है, ये बहुत आते हैं आपके प्री में, जल्दी करो इसको। टोटल टाइम 72 किलोमीटर जाने में और 48 किलोमीटर जाने में 8 घंटे लगे हैं। हमसे पूछ रहा है कि 9 किलोमीटर जाने में और 13.5 किलोमीटर जाने में डाउनस्ट्रीम कितना समय लगेगा। ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा एग्जामिनर खासकर इस सेक्शन को डेटा सफिशिएंसी में खेलता है। मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपने अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, अब मेरी बात सुनो। मान लो कि डाउनस्ट्रीम की स्पीड हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपस्ट्रीम की स्पीड यू से। तो 72 किलोमीटर गए डाउनस्ट्रीम स्पीड से, 48 किलोमीटर गए अपस्ट्रीम स्पीड से, और 8 घंटे लग गए। 13.5 किलोमीटर जा रहे हैं हम डाउनस्ट्रीम स्पीड से, 9 किलोमीटर जा रहे हैं हम अपस्ट्रीम स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, ये सवाल यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है। बढ़िया जी, बता देंगे, फिर क्या दिक्कत है। तो यार एक बार समझो इसको कि आपने करना क्या है, कैसे करना है। इसके अंदर जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है, 2 चांसेस निकल के आएंगे। या तो आपका आंसर आ जाएगा, यू विल फाइंड द आंसर, और दूसरा ऑप्शन ये होगा कि आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पर हम चेक कैसे करेंगे कि आंसर आएगा या कैन नॉट बी डिटरमाइंड है। उसके लिए आपको ये देखना है, सबसे पहली चीज 72 और 48 की रेशो क्या है। 72 और 48 की रेशो क्या है, 24 से कटेगा 3 बार, 24 से कटेगा 2 बार, 3:2 की रेशो है। बढ़िया, फिर आ जाओ आगे, इन दोनों की रेशो निकालो। 13.5 की और 19 की क्या रेशो है, 9 की क्या रेशो है।
4.5 से कैंसिल किया आपने, 3 आ गया, 2 आ गया, 3:2 आ गई रेशो। सेम रेशो आ रही है, इज द रेशो सेम? हाँ सेम है, मतलब हम आंसर निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है, आंसर निकाल सकते हैं। पर अगर रेशो सेम ना आती मान लो, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मार्क कर देते कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब रेशो सेम आने का फायदा क्या है? अब आप एक सिंपल सी बात तो समझ सकते हो कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों मार्क किया जा रहा है, क्योंकि एक कॉमन सेंस है। इसने आपको एक इक्वेशन दी, एक इक्वेशन वो भी 2 वेरिएबल वाली, क्या आप सॉल्व कर सकते हो? 2 वेरिएबल के लिए कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होती है, तो 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती है, तो देंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो सीधा CND। बट एक एक्सेप्शनल केस होता है। क्या एक्सेप्शनल केस होता है? जब दोनों की रेशियो सेम होती है ना, तब आप निकाल सकते हो ये। कैसे? समझो, देखो 72 को 35 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13.5 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चेक कर लो, 13.5 को 72 से डिवाइड करके। इसको आपने लिखा 135 बाय, ये डेसिमल नीचे आ गया 720। समझते जाओ ध्यान से। 9 से काटा आपने 15 आ गया, 9 से काटा आपने 80 आ गया, 5 से काटा आपने 3 आ गया, 5 से काटा आपने 16 आ गया। मतलब अगर मैं 3/16 कर दूं इस 72 का, अगर मैं 3/16 कर दूं तो मुझे 13.5 मिल जाएगा। करके देख लो यार। 8 से कैंसिल किया 9, 8 से कैंसिल किया 2, 27/2 13.5। और ये 3/16 कहां से आया एकदम से? 13.5 को 72 से डिवाइड करके देखा था, 3/16 आ गया। चलो बढ़िया। तो यार 3/16 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 72 को, तो 13.5 आ रहा है। अब देखो इस 48 को भी अगर मैं 3/16 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 9, जो कि देखो ये रही 9। है ना काम की चीज, है ना काम की चीज। तो रेशियो सेम होगा तभी पॉसिबल होगा। अगर इन दोनों की रेशियो सेम, जो इन दोनों की रेशियो है वही इन दोनों की रेशियो अगर हुई ना, तो इसको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ये बनाने के लिए, उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। ये तभी हो पाएगा जब रेशियो सेम होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऑन बोथ साइड आई विल मल्टीप्लाई विद 3/16। 3/16 से मैंने इस 72 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 13.5/d। 3/16 से मैंने 48/u को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 9/u। और जब मैंने 3/16 से इस 8 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1.5। द आंसर विल बी 1.5। ये खूबसूरती है इस सवाल की। डेटा सफिशिएंसी में बहुत पूछता है वो ये सवाल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप होगा कि आप रेशियो चेक कर लो, डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, रेशियो सेम है, फिर ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो, नहीं तो CND मार्क कर दो। क्योंकि अगर रेशियो सेम नहीं हुई तो फिर वही जनरल केस हो जाएगा, 2 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं बताऊं बढ़िया चीज, शुरू में बच्चों ने सुना ही नहीं। जैसे काफी सारे बच्चों को यही नहीं पता 3/16 कैसे आया, और वो रिपीट के लिए कह रहे हैं। मैं तुमसे सामने से पूछता हूँ, अब मैंने तो बताया 3/16 कैसे आया, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? बताओ, एक सेकेंड। बाकी सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, क्या मैंने 3/16 बताया कैसे आया? मुझे बता दो 3/16 क्या मैंने बताया डिटेल में कैसे आया? मतलब मैं क्या कहूं, जिन बच्चों को नहीं पता 3/16 कैसे आया उनका क्लास में ध्यान नहीं था, और जिनका क्लास में ध्यान नहीं था उनको मैं क्या बोलूं, वो बच्चे मुझे सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। कैसे बोल दूं? लॉजिकल बात है। बाद में मेरे को ब्लेम तो नहीं करोगे कॉन्सेप्ट वीक रह गया तो? ऐसे कैसे सर, ब्लेम तो आपको ही करेंगे। चलो एक बार देख लो भाई दोबारा से। देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड है ना, आपने, मैंने एक बार जैसे इसको डी लिख दिया, अपस्ट्रीम स्पीड को यू लिख दिया, लिखना चाहो तो v+s और v-s भी लिख सकते हो। ठीक है, एक ही बात है। तो 72 का डिस्टेंस कवर किया डी की स्पीड से, 48 का डिस्टेंस कवर किया यू की स्पीड से। डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, टाइम आ गया, टाइम टोटल लगा 8 घंटे।
फिर इसने हमसे सवाल पूछा है कि अगर आपने 13.5 किलोमीटर जाना हो डी की स्पीड से, आपने 9 किलोमीटर जाना हो यू की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? कई बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पुट कर रहे हैं। भाई पुट करोगे तो कंफर्म कहाँ करोगे? कंफर्म करने के लिए दूसरी इक्वेशन तो है नहीं तुम्हारे पास, तो इसलिए ऐसा नहीं होता। दो इक्वेशन होती है तभी पुट करके कंफर्म करते होते हैं। इसमें अप्रोच अलग है। क्या अप्रोच है मेरे भाई? अप्रोच एक सिंपल सी है कि पहली बात तो सिंगल वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। द आंसर इज सी एंड डी। मेजोरिटी केसेस में ये सी एंड डी है। बट एक एक्सेप्शनल केस होता है, एक डिफरेंट केस होता है जिसके अंदर आप इसका आंसर निकाल सकते हो, और वो डिफरेंट केस मैं आपको करा रहा हूँ अब। वो डिफरेंट केस कब काम करता है? जब ऊपर वाली दोनों डिस्टेंसेस की रेशो और नीचे वाले दोनों डिस्टेंसेस की रेशो सेम होती है। 24 से काटा 3:2 की रेशो आ गई, 4.5 से काटा 3:2 की रेशो आ गई। सेम है ना रेशो, तो ये काम करेगा। ठीक है, अब काम कैसे करेगा वो देखो। आपने 72 को ना 13.5 बनाना है, कैसे बनाओगे? अब 13.5 को 72 से डिवाइड करके देख लो। डेसिमल हटा, ये आ गया 9 से काटा 15, 9 से काटा 80, 5 से काटा 3, 5 से काटा 16। तो मतलब अगर आप 72 को 3/16 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 13.5 मिल जाएगा। बढ़िया। जरा 48 को भी करना 3/16 से मल्टीप्लाई, 3 3 9, देखो 9 मिल गया। रेशियो सेम होगी तो ये फायदा होगा कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे तुम्हारे दोनों नंबर बदल जाएंगे। तो मैंने पता क्या किया, इस इक्वेशन में दोनों तरफ गुना कर दिया 3/16, 3/16 से। 3/16 से जब मैंने 72 को गुना किया तो मुझे मिल गया 13.5। 3/16 से जब मैंने 48 को गुना किया तो मुझे मिल गया 9, और 3/16 से जब मैंने 8 को गुना किया तो मुझे मिल गया 3/2 यानी कि 1.5। 1.5 घंटे। बताओ, तो बहुत काम की चीज है। और डेटा सफिशिएंसी में ये दोबारा आएगी जब मेंस पढ़ रहे होंगे, तब पूछूंगा भी सही, बताना मुझे तब। छोटा सा ब्रेक है, पानी वानी पी लो, जिसने वॉशरूम जाना है वॉशरूम जाओ, जल्दी से वापस आ जाओ।
चलिए जी रिज्यूम करते हैं। ये करो। देखो भाई, PQ 2 पॉइंट है, बीच में डिस्टेंस 132 का है। अनुज P से चला, राम Q से चला। अनुज के लिए अपस्ट्रीम है और राम के लिए डाउनस्ट्रीम है। तो नेट स्पीड ये आएगी इसकी अपस्ट्रीम, इसकी नेट स्पीड ये आएगी। तो ये कितनी देर में मिलेंगे? तो यार अनुज आ रहा है इस डायरेक्शन से, राम आ रहा है इस डायरेक्शन से, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? इन दोनों को ऐड कर दो। इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर। 132 का डिस्टेंस जब आप 11 किलोमीटर पर आवर से तय करोगे तो 12 घंटे लग जाएंगे। बस इतना ही सवाल था। डाउट बोलो इस सवाल में, आप सबका क्या डाउट था? एस काटे कैसे? जैसे ऐड किया, एक माइनस है एक प्लस है, कट गया। वाई रिलेटिव स्पीड कल नहीं पड़ा? जब दो लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो हर घंटे ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये दोनों मिलके कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दोनों मिलके डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो रिलेटिव नहीं लोगे? दो बॉडीज एक साथ चल रही हैं तो रिलेटिव नहीं लोगे? बताओ कौन सा अपस्ट्रीम है कौन सा डाउनस्ट्रीम है, कैसे पता चलेगा? सीक्वेंस देख लो बस, पहले पी का नाम लिया हुआ है, पी से चलने वाला अनुज, अनुज अपस्ट्रीम, दूसरा डाउनस्ट्रीम। सर डू वी नीड टू फाइंड एस? देयर इज नो नीड टू फाइंड एस। सर रिलेटिव स्पीड लिखा नहीं हुआ, नहीं लिखेगा भी नहीं कभी, वो लिखेगा भी नहीं वो। कुछ चीजें आपको सिचुएशन देख के पता करनी होती हैं। जब एक से ज्यादा व्हीकल एक साथ चल रहे होते हैं तो वहां रिलेटिव स्पीड होती है। सर अनुज डाउनस्ट्रीम जाएगा, कहाँ लिखा हुआ है? वन इज अपस्ट्रीम एंड अदर इज डाउनस्ट्रीम लिखा हुआ है। सर डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। कहाँ यार? ये v प्लस एस v माइनस एस थोड़ी है जो ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे। ये दो अलग अलग लोगों की वैल्यू है। v1 माइनस एस है, ये v2 प्लस एस है।
दो अलग अलग लोगों की स्पीड है वो। चलो एक बेसिक सी चीज इसके अंदर जो सीखने वाला मेन काम था वो ये है कि इफेक्ट ऑफ एस becomes null while considering it in a relative speed concept। एस का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, एस का इफेक्ट नल हो जाता है, जीरो हो जाता है जब भी उसको रिलेटिव स्पीड के साथ कंसीडर करते हो आप। कुछ कंडीशंस लें, देखो दो बॉडीज इस डायरेक्शन में जा रही हैं मान लो, सेम डायरेक्शन में, ठीक है, या फिर दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। यहाँ पे स्ट्रीम चल रही है ऐसे, यहाँ स्ट्रीम चल रही है ऐसे, यहाँ स्ट्रीम चल रही है ऐसे, यहाँ स्ट्रीम चल रही है ऐसे, एस 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 एस, ये V1 है, ये V2 है, 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 ठीक बात। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, V1 प्लस एस हो जाएगी नेट स्पीड, इसकी स्पीड V2 प्लस एस हो जाएगी, इसकी स्पीड V1 माइनस एस हो जाएगी, इसकी स्पीड V2 माइनस एस हो जाएगी, इसकी स्पीड V1 प्लस एस हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अगेंस्ट है तो ये V2 माइनस एस हो जाएगी, इसकी स्पीड V1 माइनस एस हो जाएगी, इसकी स्पीड V2 प्लस एस हो जाएगी। अब दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होगा उनका डिफरेंस, तो V1 प्लस एस माइनस V2 प्लस एस, एस से एस कट जाएगा, व्हाट विल यू गेट, V1 माइनस V2। इधर भी क्या होगा, दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो सबट्रैक्ट करोगे तो एस से एस कट जाएगा, यू विल गेट V1 माइनस V2। दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होगा उनका सम, तो ये बन जाएगा V1 प्लस V2। दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होगा उनका सम, तो ये बन गया V1 प्लस V2। तो जो नॉर्मली वैल्यूज आती, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो V1 माइनस V2 ही आती, इधर भी V1 माइनस V2 ही आती, इधर V1 प्लस V2 आती, इधर भी V1 प्लस V2 आती, कोई फर्क ही ना पड़ता। तो एस का इफेक्ट तो कुछ रहता ही नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना ये चीज, कभी भी रिलेटिव स्पीड निकाल रहे हो वहां पे एस को कंसिडर ही मत करो, बिना एस के जो वैल्यू आती है वही आएगी, समझ गए। तो इसी वजह से आपके एग्जामिनर ने ये गेम खेला था, उसने लिखा था वन इज अपस्ट्रीम एंड अनदर इज डाउनस्ट्रीम। बच्चा कहता है वन इज अपस्ट्रीम मतलब कौन से वाला अपस्ट्रीम लो, वो तभी तो गेम खेल रहा है, कोई भी आप अपस्ट्रीम लोगे कोई भी डाउनस्ट्रीम लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐड कर लो, आप ऐड कर दो तो एस से एस तो कटेगा ही कटेगा, ये पक्की बात है, पर एस से एस कटेगा उसका इफेक्ट तो नल होगा। तो मैं आपकी जगह होता तो एस कंसिडर ही ना करता, सीधा मैं देखता 6.8 की स्पीड से इधर से आ रहा है, 4.2 की स्पीड से इधर से आ रहा है, रिलेटिव स्पीड 11, 132/11 12 आ गई वैल्यू। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल दिमाग में जिसके आ रहा है, वैसा करो, एक काम करो, इमेजिन करो हमारी धरती, ये अर्थ है, अब यहाँ पे एक पर्सन है वो V1 की स्पीड से जा रहा है और इधर से एक पर्सन है जो इसी की तरफ आ रहा है V2 की स्पीड से। आप इसकी रिलेटिव स्पीड क्या लोगे, V1 प्लस V2 लोगे ना, बट क्या हमारी अर्थ नहीं घूम रही, हमारी अर्थ भी तो घूम रही है, तो उसकी स्पीड क्यों नहीं ऐड की इसके अंदर, क्योंकि जितना अर्थ इसके लिए घूम रही है उतना ही अर्थ इसके लिए भी घूम रही है, तो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। उसी तरीके से जो पानी पहली वाली बोट के लिए चल रहा है वैसे ही पानी दूसरी वाली बोट के लिए चल रहा है, तो उनका इफेक्ट भी कैंसिल हो जाता है।
तो अगर वो दोनों की दोनों बोट एक ही नदी में बह रही हैं, दोनों के लिए एस की वैल्यू सेम है, तो एस की वैल्यू आप हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिलेटिव स्पीड। चलो अभी और क्वेश्चन करेंगे, ये करो। बताओ। मैं कह रहा हूं देखो, अभी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 27/6, यानी कि 4.5। अगर वाटर फ्लो यानी कि एस की वैल्यू 2.5 से इंक्रीज हो गई, तो अपस्ट्रीम स्पीड 2.5 से कम हो जाएगी और 2 रह जाएगी बस। 44.4 का डिस्टेंस 2 की स्पीड से तय करोगे तो 22.2 आवर्स लग जाएंगे बस। इसके लिए क्लास के 35% बच्चों ने आंसर किया था बस। देख लो दोबारा से। 27 की स्पीड, 27 का डिस्टेंस 6 की स्पीड से 4.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब v माइनस एस की वैल्यू है 4.5।
इसका कोई काम ही नहीं था। अब वो कह रहा है कि ना s की वैल्यू हमने 2.5 से इंक्रीज कर दी, तो नए वाली स्पीड क्या आ जाएगी, v माइनस एस माइनस 2.5, मतलब v माइनस एस में से 2.5 कम, v माइनस एस है 4.5, यानी कि 2। तो चेंज्ड फ्लो के साथ अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है, 2। तो 44.4 का डिस्टेंस 2 की स्पीड से 22.2 घंटे लगेंगे। बताओ। प्री में आता है या मेंस में? अच्छा, जान के क्या करोगे ये बताओ। एक बच्चा लगातार स्पैम कर रहा है कि सर ये प्री में आता है या मेंस में, जान के क्या करोगे? ये सेम सवाल प्री में डायरेक्ट आ सकता है, मेंस में इसको क्वांटिटी बेस्ड में डाल सकते हैं। ठीक है सर, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम करके निकाल लेते तो लेंदी कर लेते, फिर कोई फायदा नहीं था उसका, लेंदी करने वाला काम हो गया वो तो। फटाफट वाला सवाल है ये, जल्दी करके दिखाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो जी, वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर इज, यानी कि v इज 14 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ करंट। मतलब वो ऐसा कह रहा है, v माइनस एस की वैल्यू 40 कह रहा है वो। बहुत बढ़िया। उसके बाद वो कहता है कि 64 चले जाओ डाउनस्ट्रीम में, 56 चले जाओ अपस्ट्रीम में, टोटल 6 घंटे लगेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 56 किलोमीटर अगर हम गए अपस्ट्रीम में तो कितना टाइम लगेगा? अपस्ट्रीम की स्पीड तो 40 है, तो 4 से काटा 14/10, यानी कि 1.4 आवर्स लगेंगे, पर टोटल तो 6 घंटे लगे हैं, तो 6 माइनस 1.4 आवर्स, यानी कि 4.6 आवर्स कहाँ पे लगेंगे? 4.6 आवर्स लगेंगे 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। ऐसा है। तो ये दो चीजें हो गई इसमें। अब 40 लिख दिया मैंने, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। v जो है वो s से 14 किलोमीटर ज्यादा है, ठीक है। तो 56 का डिस्टेंस 14 की स्पीड से कितना समय लग जाएगा? 4 घंटे लग जाएंगे। टोटल टाइम लगा 6 घंटों का, तो बाकी 2 घंटे इधर लगे होंगे। 64 का डिस्टेंस 2 घंटों में, तो 64/2 32 की स्पीड है। ठीक है, आपके सामने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ऐड किया, आ गया 46, 46/2 कितना आ जाएगा? 23 किलोमीटर पर आवर। सीधा सा सवाल है। तो आपका होमवर्क इतना है कि इस पीडीएफ में जो ऐड की हुई है
इसमें जितने बचे हुए क्वेश्चन है सब कोशिश करके आओगे घर से, और क्लास के जो कराए हुए क्वेश्चन है उनको रिवाइज करोगे, क्लास के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करोगे, और जो क्वेश्चन क्लास में छोड़े हैं मैंने, मतलब कराऊंगा कल ऑब्वियसली वो, बट आप एक बार रिवाइज करके जरूर आओगे, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करके जरूर आओगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।